let's start with the biopesticide. In earlier video we have shown about the biofertilizers. Now in this lecture we will discuss about the biopesticide and probiotics. Okay, so here is the biopesticide. Bio living, okay, pesticide to control the pest, that is the pesticide. What are the pest? It includes any insects, any pathogens, okay, like beetles, flies, butterflies, etc. So we have to control this pest by using biopesticide, that is the biological pesticide. So how we will construct or how we will produce the biopesticide? By using the biological agent with the help of the microbe, okay, with the help of the living microbe. So the name is given biopesticide. Okay, so pest control by the biological agent, that are the biopesticide, and the pests include any insects, any pathogen, weeds. Okay, it may be weeds means what? Unwanted grass material, or अपार्ट फ्रॉम दी जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है, जो मटेरियल, जो ग्रास आपको रिक्वायर्ड नहीं है, उसको आप कहते हैं वीड्स. ओके, तो वो भी आप कंट्रोल कर सकते हो बाय यूजिंग दी पेस्टिसाइड्स. ओके, सो दैट इज द वीड्स. इंसेक्ट्स में आपके बीटल्स आते हैं, फ्लाइज आते हैं, बटरफ्लाइज आते हैं. ओके, पैथोजेंस इंक्लूड्स द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. यहाँ पर डिसीज किसको कॉज कर सकते हैं? वो प्लांट्स को. ओके, सो दैट इज द पैथोजन. सो द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड एज द बायोपेस्टिसाइड्स. ओके, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, fungi, protozoa, or any mites. Okay, so that is the all about the general introduction about the biopesticide. Types of biopesticide, if we will see, then microbial pesticides are there, plant incorporated protectants are there, that is the PIPs. These are the types of biopesticides. फिर botanical pesticides हो सकते हैं which are made with the help of the plant extract or plant content. Okay, that is the botanical pesticides. Biochemical pesticides मतलब यहाँ पर आप बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस सर्टेन केमिकल्स यूज करके आप पेस्टिसाइड्स तैयार कर सकते हो. मतलब पूरा केमिकल नहीं होता है और ना ही पूरा ऑर्गेनिक होता है. ओके, सो दैट इज द बायोकेमिकल पेस्टिसाइड्स. बायोटिक एजेंट्स आर देयर, पैरासिटॉइड्स एंड प्रीडेटर्स. तो ये सब जनरल टाइप्स है ऑफ बायो पेस्टिसाइड्स. ओके, the well-known example of this, if we talk about the biopesticide, it is the BT, that is Bacillus thuringiensis. Okay, it is the most famous and widely used biopesticides, and this may be derived from the animals like nematodes, plants like chrysanthemum. Now nematodes, these are the, if we will talk about the nematodes, then these are worm like, okay, worms. इसको अगर आप बोलेंगे तो ये वर्म्स होते हैं, स्मॉल स्लेंडर स्लीमी वर्म्स होते हैं. और क्राइसेंथेमम, दिस आर द फ्लावरिंग प्लांट्स. आजा डिरेक्टा मतलब नीम. ओके, सो आप एनिमल से डिराइव कर सकते हो, एनिमल से बायोपेस्टिसाइड प्रोड्यूस कर सकते हो. तो एनिमल्स कौन से? निमैटोड्स, जो वर्म्स होते हैं. वर्म्स मतलब अर्थ वर्म्स. जैसे हमने बायो फर्टिलाइजर्स में देखा कि अर्थवर्म दे हेल्प टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. इन द सेम वे निमैटोड्स ऑल्सो दे एक्ट एज द बायोपेस्टिसाइड्स. प्लांट्स में आप क्या यूज़ कर सकते हो? नीम प्लांट यूज़ कर सकते हो टू क्रिएट दी बायोपेस्टिसाइड. क्राइसेंथेमम यूज़ कर सकते हो विच इज़ द फ्लावरिंग प्लांट. और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में BC, दैट इज BT, दैट इज बैसिलस thuringiensis, ट्राइकोडर्मा, न्यूक्लियोफाइलोडिरोसिस वायरस. सो दिस आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनकी मदद से आप बायो pesticides produce कर सकते हो. ओके, एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो बीन देयर. सो नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ बायोपेस्टिसाइड? हमने बायोपेस्टिसाइड क्यों यूज करने चाहिए? लेट्स टॉक something about the use of biopesticides. First of all, biopesticides, these are less toxic to the humans. Okay, उसका कोई जब आप प्लांट्स पर आप बायोपेस्टिसाइड डालते हो टू कंट्रोल द पेस्ट. बायोपेस्टिसाइड का रोल क्या है? टू कंट्रोल द पेस्ट.
टू कंट्रोल द इंसेक्ट्स जो प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, जो आपके क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, जो आपके ग्रेन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। ओके, तो ये लेस टॉक्सिक होते हैं टू ह्यूमंस अगर आपने बायोपेस्टिसाइड स्प्रिंकल किए प्लांट्स के ऊपर। और तो स्प्रिंकल करते समय ह्यूमन बीइंग को कोई उसका हार्म होता नहीं है। ओके, सो दे आर नॉट हार्मफुल, प्लस दे अफेक्ट ओनली द टारगेट पेस्ट। ओके, सपोज आपने एक बायोपेस्टिसाइड प्रोड्यूस किया है विच इज, या फिर एक बायोपेस्टिसाइड आपने लाया है जो सिर्फ बिटल्स को किल करेगा। ओके, जो सिर्फ बिटल्स को किल करेगा, तो इट विल ओनली kill the beetle, it will only kill that target pest. So it is on this biopesticide are very targetable. Okay, plus they are effective in very small quantity and they can decompose quickly. आपने एक बार sprinkle कर दिया, it shows very quick effect and small quantity भी काफी sufficient होती है to control the pest and it can be handled very safely. तो इसीलिए आपको बायोपेस्टिसाइड यूज करना चाहिए to control the pest. Okay, that was the reason of why. Okay, now as we have discussed about the classes like naturally occurring है, microbial pesticide है, plant derived pesticide है। अगर मैं सिर्फ माइक्रो के बारे में कहूँ, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में कहूँ, माइक्रोबियल बायोपेस्टिसाइड के बारे में कहूँ, तो मैं उसके भी आगे क्लासेस डिवाइड करूँगी। बैक्टीरियल बायोपेस्टिसाइड से, वायरल बायोपेस्टिसाइड से, फंगल बायोपेस्टिसाइड से, प्रोटोजोन बायोपेस्टिसाइड है। इसके एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको बोलूँ, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द बैक्टीरिया एज दिस इज द microbial biomass fermentation, right? So we will only consider about the microbial biopesticide instead of considering about the plants and animal derived biopesticide. Okay, so bacterial biopesticide, the examples are Bacillus thuringiensis, Pseudomonas aeruginosa। तो ये दो बैक्टीरिया का यूज करके हम बायोपेस्टिसाइड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्लास मैंने आपको बताया था वायरल बायोपेस्टिसाइड, तो एग्जाम्पल है उसका GVS। GVS स्टैंड्स फॉर ग्रैन्युलोवायरसेस। दिस आर द वायरस जिस वायरस की मदद से आप पेस्टिसाइड बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है फंगल बायोपेस्टिसाइड, उसके एग्जाम्पल है वर्टिसिलियम लिकैनी। the examples are not included in this slide. Okay, so listen it properly. Verticulum lacini, ये है फंगल बायोपेस्टिसाइड। लास्ट है प्रोटोजोन बायोपेस्टिसाइड जिसका एग्जाम्पल है नोजेमा। ओके, नोजेमा इट इज द प्रोटोजोन बायो, इट इज द प्रोटोजोन जिसकी मदद से हम बायोपेस्टिसाइड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, इफ़ आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट स्पेशली जस्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि BT बैसिलस थुरिंजिनेसिस, इट इज़ वेरी वेल नोन यूज्ड बायोपेस्टिसाइड जो अभी भी वाइडली यूज़ किया जा सकता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी लेते हैं। बैसिलस थुरिंजिनेसिस इट इज़ द ग्राम पॉजिटिव सॉइल living or soil dwelling bacteria which is commonly used as the biological pesticide. Okay, this is the first point about this BT. Next, it was discovered in Japan in the 20th century और ये कमर्शियली कब से प्रोड्यूस होने लगा? इन 1938 सबसे पहले फ्रांस में। ओके, तो ये डिस्कवर हुआ जापान में, लेकिन इसका प्रोडक्ट कमर्शियली अवेलेबल हुआ एज अ बायोपेस्टिसाइड इन 1938 फ्रांस में। ओके, तो इट कंट्रोल लेपिडोप्टेरस पेस्ट। अब मैं आपको ये जनरल टर्म बता दूं जो थोड़े से हार्ड टर्म है। क्या है ये लेपिडोप्टेरस पेस्ट? नाउ लेपिडोप्टेरस पेस्ट, दिस इज द इंसेक्ट पेस्ट ऑफ टोमेटो। ठीक है, ये एक पेस्ट है जो टोमेटो में कॉज होता है। ओके, तो ये कंट्रोल करता है लेपिडोप्टेरस पेस्ट। लेपिडोप्टेरस पेस्ट डिसीज कॉज करता है टोमेटो में। तो बैसिलस थुरिंजिनेसिस बैक्टीरिया का यूज करके जो बायोपेस्टिसाइड बनाया जाता है, इट कंट्रोल द डिसीज ऑफ द टोमेटो विच इज कॉज्ड बाय दिस लेपिडोप्टेरस पेस्ट। ओके, कौन सा डिसीज कॉज करता है ये टोमेटो में? डिसीज कौन सा कॉज करता है? इट कॉजेज द अमेरिकन बॉलवर्म इन कॉटन एंड स्टेम बोरर इन राइस। ओके, बॉलवर्म कॉज करता है ये कॉटन में। अभी बॉलवर्म नाम क्यों दिया है? बिकॉज कॉटन का if you will see the cotton, the structure of cotton, morphology of cotton, it is round shape. Okay, cotton जो आता है वो राउंड शेप में आता है, राइट? तो इसीलिए उसको बोलते हैं बॉल।
Okay, so the name is given bollworm. Bollworm in cotton means what? कौन सा डिसीज है bollworm? ये जो लार्वी होती है, लार्वी और वी कैन से मॉथ. लार्वी मीन्स लार्वी, इट इज एन इंसेक्ट एट द स्टेज व्हेन इट जस्ट कम आउट ऑफ एग. ओके, एग से जैसे ही इंसेक्ट हैच होता है, आप उसे इंसेक्ट नहीं बोल सकते, इसीलिए आप उसको लार्वी बोलते हैं. ठीक है, एग से बटरफ्लाई से आने से पहले लार्वी स्टेज होती है. कैटरपिलर, पहले लार्वी होती है फिर कैटरपिलर होता है. ओके, सो लार्वी इज द स्टेज आफ्टर हैचिंग ऑफ द एग. Okay, an insect at the stage when it is just come out of an egg, so that is the larvae. तो लार्वी ये कंसेप्ट कहाँ से आया? मैं आपको अमेरिकन बॉलवर्म इन कॉटन के बारे में बता रही थी. तो लार्वी विच फीड ऑन दी वाइड रेंज ऑफ द प्लांट, और मोस्टली वो कॉटन में फीड होता है. ओके, तो लार्वी ये कॉटन में फीड होता है. कॉटन को खा खा कर it becomes like the, means it causes the disease. The disease is known as the bollworm in the cotton. Okay, plus it causes stem borers in rice, means like a hole like structure rice के rice में वो cause करता है. So the name is given stem borers in rice. Okay, so this is all about the disease. When ingested by the pest larvae, BT release the toxin which damages the midgut of the pest. Okay, अभी अगर when you have sprinkled this biopesticide consisting of or made up of this Bacillus thuringiensis, जब ये पेस्ट जो कोई भी पेस्ट हो के कोई भी पेस्ट हो, तो लाइक बीटल्स और फ्लाइज और बटरफ्लाइज, जब बायो फर्टिलाइजर्स उन पर स्प्रिंकल होते हैं, तो ये बायो फर्टिलाइजर डायरेक्टली पेस्ट के इंटेस्टाइन में जाते हैं, गट में जाते हैं. ओके, दे एंटर इनटू द इंटेस्टाइन, दे एंटर इनटू द गट एंड किल दैट पेस्ट. ओके, सो दैट इज द रोल ऑफ द बैसिलस thuringiensis. अगर और डिटेल में अगर बैसिलस thuringiensis के बारे में जाना है, तो इट ऑकर नेचुरली बैसिलस thuringiensis मिलता है इन द गट ऑफ various types of butterflies and various types of moths. Plus it also occurs on the leaf surfaces, aquatic environments, animal feces, and some we can say some enriched environments. Okay, तो ये ऐसे इसका मैं आपको हैबिटेट बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ बैसिलस thuringiensis मिलता है. Okay, that is all about the Bacillus thuringiensis. If you want to talk separately about the BT toxin कि कैसे BT toxin kill करता है पेस्ट को, तो it produces Bacillus thuringiensis produces Bacillus thuringiensis toxin which is known as the BT toxin. Okay, तो ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है. इट प्रोड्यूसेस द टॉक्सिक प्रोटीन कॉल्ड एज द क्राई प्रोटीन, CRY कैपिटल क्राई प्रोटीन विच स्टैंड्स फॉर द क्रिस्टलाइन प्रोटीन. ओके, तो ये प्रोटीन क्या करता है? ये प्रोटीन की एक एबिलिटी है कि ये सिर्फ टॉक्सिक होता है इंसेक्ट्स को. ओके, इट इज ओनली टॉक्सिक टू इंसेक्ट्स एंड दिस प्रोटीन टारगेट्स द इंसेक्ट विच कॉजेज द डिसीज टू द कॉटन प्लांट्स or to the tomato plants. Okay, so it target, ये cry protein क्या करता है? Target the insect which causes disease especially to cotton or the tomato plants. And the DNA, जो DNA इस बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, ओके, बैसिलस thuringiensis में बैसिलस thuringiensis का जो DNA है, it contains the cry gene. Okay, and this gene code for the cry protein. Okay, so this is all about the Bacillus thuringiensis. और ये जो क्राई प्रोटीन है, ये कब एक्टिवेट होता है? नॉर्मल सिचुएशन में इट इज़ इनएक्टिव, बट व्हेन इट इज़ एक्टिवेटेड एट द अल्कलाइन पीएच. ओके, अल्कलाइन पीएच मीन्स फ्रॉम 8 to 9 ऑनवर्ड्स. ओके, तो ये अल्कलाइन पीएच में एक्टिव होता है. और जो पीएच इंटेस्टाइन का जो पीएच होता है इंसेक्ट्स का, ओके, इफ पीएच ऑफ द गट इज अल्कलाइन, डेफिनेटली क्या होगा? प्रोटीन विल बिकम एक्टिव एंड इट विल शो इट्स एक्टिविटी. तो मैं आपको एक क्वेश्चन अराइज होता होगा कि वाई इट इज़ नॉट हार्मफुल टू द ह्यूमन बींग्स एंड वाई इट्स हार्मफुल टू इंसेक्ट्स, वाई इट्स हार्मफुल टू द पेस्ट. पेस्ट को ही किल क्यों करता है? वाई इट्स नॉट हार्मफुल टू द ह्यूमन बींग्स? यस, इट्स डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द क्राई जीन. लेकिन एक और एक्टिविटी ऐसी है, जैसे मैंने आपको बताया, ह्यूमन बींग के जो इंटेस्टाइन का या स्टमक का जो पीएच होता है वो हाईली एसिडिक होता है, इजंट इट? कीप इन माइंड कि ह्यूमन बीइंग का जो स्टमक का पीएच होता है, इट इज़ वेरी एसिडिक
and the pH of the insect, pH of the gut of the insect, it is alkaline. ये डिफरेंस है, ठीक है। और ये क्राइजीन एक्टिवेट होता है अल्कलाइन पीएच में और इनएक्टिवेट रहता है एसिडिक पीएच में। अगर बैसिलस थुरिंजिनेसिस, ओके, अगर बैसिलस थुरिंजिनेसिस जाता भी है ह्यूमन गट में तो इट विल नॉट बिकम एक्टिव, क्योंकि वो एक्टिव होने के लिए उसको अल्कलाइन पीएच चाहिए होता है और ह्यूमन बॉडी का पीएच तो एसिडिक होता है। सो इट विल बी इनएक्टिव स्टेज, ओके, वो इनएक्टिव स्टेज में होगा। लेकिन यही बैसिलस थुरिंजिनेसिस अगर इंसेक्ट के पीएच, इंसेक्ट के गट में जाता है और इंसेक्ट के गट में जाकर इट विल बिकम एक्टिव, क्योंकि इंसेक्ट के गट का पीएच होता है अल्कलाइन। सो इट इज हार्मफुल फॉर द पेस्ट एंड नॉट हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बींग्स। ये लॉजिक है बैसिलस थुरिंजिनेसिस का। नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑफ अबाउट द एगेरोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर, जिसके it is an example of the microbial pesticide, okay, so it is used to treat the roots during transplanting, and definitely it is also used to treat the crown gall diseases, definitely crown gall diseases which similar to the American bollworm in cotton disease। तो कॉटन गॉल इन डिसीज कहाँ का, कॉटन क्राउन गॉल जो ये डिसीज है, ओके, क्राउन गॉल, इट इज द डिसीज which occurs in the grapevines, then in roses and various plants caused by the pathogen Agrobacterium tumefaciens, okay। तो ये जो crown gall disease है, it is the disease, it occurs mainly in the grapevine, okay, means grapes, and to the rose plants, okay। So this is about the Agrobacterium radiobacter। the main important was Bacillus thuringiensis, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स इज वेरी सिंपल एंड इजी कंसेप्ट। क्या है प्रोबायोटिक? प्रोबायोटिक्स के बहुत सारी डेफिनेशन है। एक सिंपल डेफिनेशन ऐसी है कि इट इज द मीन्स अकॉर्डिंग टू दी FAO, दैट इज फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोबायोटिक्स उन्होंने बहुत सिंपल डेफिनेशन में डिफाइन किया है। दिस आर द लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच when administered in adequate amount confer a health benefit on the host, which is very simple and understandable definition designed by World Health Organization। क्या है ये? लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अगर एडमिनिस्टर किए ह्यूमन बींग्स ने, अगर वो उन्होंने इनडायरेक्ट वे में लिए इन एडिक्वेट अमाउंट, इन सर्टन अमाउंट, तो वो यूजफुल होते हैं। इट इंक्रीजेज द हेल्थ बेनिफिट्स, दैट इज जस्ट द कंसेप्ट ऑफ प्रोबायोटिक। द वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ प्रोबायोटिक इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, दैट इज LAB, ओके। अगर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे प्रोबायोटिक्स के, प्रोबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, तो दे आर एबल टू सर्वाइव एट द पैसेज, दे आर एबल टू सर्वाइव इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके, दे आर एबल टू अटैच इन द इंटेस्टिनल इपिथेलियल। नाउ दिस आर ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स के एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको बोलूँ तो द वेल नोन एग्जाम्पल इज कर्ड, योगर्ट, ओके। योगर्ट कंटेन्स a large amount of the probiotics, okay, बहुत ज़्यादा। और this probiotics it enhances your immune system, मेन मतलब ये आपकी रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाते हैं। तो if you are taking one ball of curd, it increases your much stamina, it boosts your immunity, okay। ये प्रोबायोटिक्स इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत यूजफुल है और कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूजफुल इफेक्ट है। प्लस they are able to survive in the intestine, they are able to survive in the intestinal epithelial wall। intestinal epithelial wall मतलब जो जो म्यूकस वॉल होती है, दे आर, ये जो बैक्टीरिया होते हैं लैक्टोबैसिलस की अगर मैं बात करूँ स्पेशली, तो वो क्विकली एडर हो जाते हैं और एडर होने की वजह से वहाँ पर कोई डिसीज होता नहीं है, कोई पैथोजन एडर नहीं हो सकता ड्यू टू द एडरेंस ऑफ दिस लैक्टोबैसिलस। प्लस ये नॉन पैथोजेनिक होते हैं, ये बैक्टीरिया नॉन टॉक्सिक होते हैं, ओके। सिर्फ और सिर्फ उनसे आपको बेनिफिशियल इफेक्ट ही मिलता है। इट इज़ दे आर सेफ फॉर द होस्ट, okay, they doesn't produce any pathogenic effect, and they mainly
प्रोबायोटिक्स ये यूज़फुल होते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। ओके, अगर मैं आपका इसकी मोड ऑफ एक्शन यहाँ पर दिखाए, प्रोबायोटिक्स के मोड ऑफ एक्शन, इट मॉडिफिकेशन ऑफ माइक्रोबियल पॉपुलेशन, प्लस इट इंक्रीजेस योर नॉर्मल फ्लोरा, जो आपके बॉडी में नॉर्मल फ्लोरा होता है, which helps to carry out the normal metabolic processes। अगर आप प्रोबायोटिक कंज्यूम करते हैं तो it helps in the modification or it increases that microbial population, it increases the nutrient level। अब इस स्लाइड में दिखाया गया है बेनिफिट्स ऑफ प्रोबायोटिक। देखिए, मेंटल हेल्थ के लिए इफेक्टिव है, माउथ और टीथ हेल्थ के लिए इफेक्टिव है, स्किन के लिए इफेक्टिव है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देर आर प्रोबायोटिक्स के सिर्फ और सिर्फ आप यूजफुल इफेक्ट ही देखेंगे, देर आर नो एनी हार्मफुल इफेक्ट। तो प्रोबायोटिक सबसे ज़्यादा होते हैं कर्ड में, योगर्ट में। फिर आप प्रोबायोटिक्स ये आर्टिफिशियली भी आप ले सकते हैं, दिस आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ द टैबलेट, इन द फॉर्म ऑफ द पाउडर। ओके, सो प्रोबायोटिक्स ऐसे भी अवेलेबल है, बट व्हेन यू कंज्यूम नेचुरली, you know, the effect is more। okay, it increases or it enhances the effect। so this is all about the probiotics मतलब ये live organisms आप आपके पेट के अंदर डालते हो, दैट इज जस्ट द डेफिनेशन ऑफ प्रोबायोटिक्स। तो दही उसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, विच इज़ वेरी रिचेस्ट सोर्स। उसमें होता है ऑर्गेनिज्म लैक्टोबैसिलस। ओके, लैक्टोबैसिलस आपके सब स्किन, मेंटल एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इफेक्टिव होता है। सी व्हेन यू कंज्यूम कर्ड यू फील वेरी बहुत ठंडाई टाइप फील होता है। ओके, कूल यू फील, सो दैट इट स्टॉप्स द it stops the side effects of the diseases, or we can say it stops the acidity। mainly it's useful to control the digestive system and the digestive problems। तो digestive problems में acidity के लिए helpful है। so this is the overall about the probiotics, its definition, its microbial effect, example और characteristics, mode of action और उसके बेनिफिट्स टू दी different systems of the body। okay, so this was all about the probiotics and the biopesticide। in next lecture we will discuss our next topic। thank you।